London Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. अड्डे पर आ रहे हैं मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई विकास दिव्य कीर्ति। सफल होने के लिए क्या चाहिए, चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता। जीवन में एक संगतकार की क्या अहमियत होता है, एक संगतकार का, और आपके जीवन का संगतकार कौन है? संगतकार तो ज़रूरी है। अगर आप अकेले हैं तो यात्राएं बहुत लंबी नहीं हो पाती हैं। कुछ बहुत सफल लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में संगतकार नहीं है, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तब भी सफल हैं। इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि हमारी सफलता में भवितव्य या विधि या भगवान का कितना हाथ है। कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं आप नहीं कर सकते हैं। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता क्योंकि मेरा जन्म वहाँ पर नहीं हुआ। मैं कुछ भी कर लूँ। सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस वजह से कर नहीं पाते हैं। देखो, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन तो मतलब जेन्युइन समस्या है। और जब मैंने इंस्टा का अकाउंट बनाया 2-3 महीने पहले, एक दिन मैं देखने लगा, मैं ही 2 घंटे देखता रहा। बताइए साहब, आपने अपना पिंकी प्रॉमिस क्यों तोड़ा? मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का। मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का। किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। मेरा नाम सुफियान आलम है। तुम किसी के कंधे पे चढ़े हो क्या? अपने दोस्त के कंधे पे बैठे। मैंने कहा भाई सौरभ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुमने जेएनयू के स्तर की पढ़ाई लिखाई को आम भाषा में हिंदी समाज तक पहुंचा दिया है, और ये एहसान हिंदी समाज पर हमेशा रहेगा, ललन टॉप का और तुम्हारा। आने वाला चुनाव है 2024 का, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं और इस चुनाव के रास्ते भारत का भविष्य आप किस दिशा में देखते हैं? एक अच्छी राजनीति तब होगी जब इलेक्शंस जाति धर्म के नाम पे न हो, सड़क पे हो, पानी पे हो, बिजली पे हो, सुरक्षा पे हो, पर वो समय आने में टाइम लगेगा। सर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम आपसी संवाद के बजाय, जिसका सौभाग्य मुझे जीवन में अक्सर मिलता रहता है कैमरे के सामने, कभी कभार जीवन में अक्सर, ललन टॉप अड्डे की ये खासियत है कि यहाँ पर जो भी हमारे मंच पर हस्तियाँ आती हैं उनसे जनता संवाद करती है, जनता अपने सवाल पूछती है। तो आपकी आज्ञा हो तो हम सवाल जवाब शुरू करें। जी हरी, पहला सवाल। ये भाई हल्ला मचाओगे तो सवाल थोड़ी आ जाएगा। जी पहला सवाल। सर, मेरा नाम हयात अंजुम है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। एक सेकंड, हाथ ऊपर करिए। वो है उधर। सर, मेरा नाम हयात अंजुम है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। आप बार बार एक बात बोलते हैं कि कुछ भी कोर्स करो लेकिन एक बार यूपीएससी को पढ़ लो, तो क्या आप अपने बच्चे को भी यूपीएससी एक बार जरूर पढ़ाएंगे? बढ़िया। क्या विकास दिव्य कीर्ति अपने पुत्र को यूपीएससी का सिलेबस पढ़ाएंगे? मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जो मेरा बेटा है वो ठीक वैसा है जैसे मैं स्कूल टाइम में था। ऐसे बच्चों को कुछ भी पढ़ाना मुश्किल काम होता है, लेकिन मैंने उससे वायदा लिया हुआ है। उसकी इच्छा यूपीएससी की एकदम नहीं है, और मेरी इच्छा 1% भी ये नहीं है कि मैं उसको यूपीएससी के लिए कहूँ। अभी तक के हिसाब से वो 12वीं क्लास में पढ़ता है। अभी तक के हिसाब से उसकी इच्छा या तो फिल्म मेकिंग की है या स्टार्टअप करने की है। और मैं पूरे दिलो जान से चाहता हूं कि वो वही करे जो वो करना चाहता है। लेकिन मैंने उससे ये कई बार कहा है कि जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए स्कूल कॉलेज की, मेरी बात मान के 6 महीने या 1 साल यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लेना। एक कायदे के सिटीजन बन जाओगे, कायदे के नागरिक बन जाओगे, फिर जो करना हो जिंदगी में करते रहना। तो जो मैंने आपसे कहा वही उससे कहा। उमंग। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मोहम्मद रिहान और मैं फाउंडेशन 39 का विद्यार्थी हूं आपका। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सफलता की एक परिभाषा क्या हो सकती है? कोई कहता है कि सफलता के लिए परसिवरेंस और पैशंस होना चाहिए, और कोई कहता है कि डेडिकेशन होना चाहिए, और कोई कहता है कि हार्डवर्क होना चाहिए। जी, सफलता की परिभाषा। सफलता की परिभाषा मेरे हिसाब से पूछेंगे तो ये है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं जो काम करते हुए आप डूब जाते हैं,
आपको मज़ा आता है, आपको ऑफिस जाने या काम पे जाने के समय बोरियत नहीं होती बल्कि उमंग होती है मन में, तो आप सफल हैं। दूसरों की निगाह से मत देखिए, अपनी निगाह से देखिए कि आप कितने संतुष्ट हैं, और यदि आप संतुष्ट हैं तो सफल हैं, दूसरों की निगाह में मत जाइए। दूसरी बात ये कि सफल होने के लिए क्या चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अगर आपको किसी टेक्निकल फील्ड में जाना है तो आपका आईक्यू बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आईक्यू उतना अच्छा नहीं है तो टेक्निकल फील्ड में मत जाइए। अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिविटी की फील्ड में जाइए। लेकिन एक चीज़ मैं कॉमन कहता हूँ, दुनिया में कुछ भी बड़ा करना हो तो एक चीज़ सबको चाहिए, और वो है पेशेंस, डिसिप्लिन या परसिवियरेंस। यानी लंबे समय तक अपने सपने को रोज़ दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना। यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता। निखिल, हाँ, मेरा नाम संजय है, मैं ज़ाहिर हुसैन में पढ़ रहा हूँ, अभी फ्रेशर हूँ। तो मेरा ये सवाल था कि आपने ज़ाहिर हुसैन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था हॉनर्स, तो आप कभी ज़ाहिर हुसैन साइड आते क्यों नहीं हो, अपीयरेंस क्यों नहीं करते? बताइए साहब, शिकायत है उनको कि आप जाकिर हुसैन कॉलेज नहीं आते हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज, बोले जाकिर हुसैन कॉलेज की जो डिबेटिंग सोसाइटी है उनसे मेरा अच्छा संवाद होता है। कोविड के दौरान मैं एक ऑनलाइन सेशन में आया था उनके पास। उसके बाद से उनको मैंने प्रॉमिस किया हुआ कि हर साल वो डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मैं हेल्प करता हूँ फाइनेंशियल भी। और उनको मैंने कह रखा है कि जब आप बुलाएंगे तो मैं सारे अपने शेड्यूल छोड़ के आ जाऊँगा। और कुछ दिन पहले बात हुई है, मोस्ट लाइकली दिसंबर या जनवरी में मैं एक दिन आने वाला हूँ जाकिर हुसैन कॉलेज में एक सेशन के लिए। कुलदीप, आपके दाएं हाथ पे जो बहन जी हैं, हाँ जी, नमस्ते सर। माइक ठीक करिए। हाँ, अरे अरे चलेगा हेलो, चलेगा चेक। देवी जी, चलेगा। सर नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और मेरा ये सवाल है कि जैसे हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके मोटिवेशन कैसे इसमें बनाए रखा जाए। कभी कभी हम बहुत हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से नीचे गिर जाते हैं। प्रेरणा की निरंतरता कैसे बनाए रखा जाए? अगर आपको कुछ दिनों के बाद डिमोटिवेशन होता है इसको छूने से नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये बधाई की बात है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं। अगर कोई कहे कि मैं कभी डिमोटिवेटेड नहीं होता हूं तो उसको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के हर इंसान को मोटिवेशन डिमोटिवेशन होता रहता है, सामान्य बात है, अनुपात की बात है। अगर आप महीने में 25 दिन मोटिवेटेड हैं, 5 दिन डिमोटिवेटेड है, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आप ठीक चल रही है, ये नॉर्मल बात है। और ख़ुद को मोटिवेटेड रखने का दो तरीके होते हैं। एक हवाई तरीका है, किसी मोटिवेशन वाले स्पीकर को सुन लीजिए जो दहाड़ के बोले यू कैन डू एनीथिंग। उससे क्या होगा कि 1-2 घंटे के लिए आप हीलियम भरे गुब्बारे की तरह हवा में उछलेंगे, 2 घंटे बाद नीचे आ जाएंगे वापस। तो जब कोई क्राइसिस हो तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए, 2-4 घंटे के लिए इमरजेंसी डोज मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर सच में मोटिवेटेड रहना है तो उससे बात नहीं बनेगी। उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, शेड्यूल, छोटे छोटे टारगेट्स, आसपास के दोस्तों से थोड़ा सा कंपटीशन, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कंपटीशन, और निरंतर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, हल्का हल्का टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन आता है, जो मोटिवेशन आता है, वो कहीं और से नहीं आता है। रोज़ डायरी लिखिए, डायरी में नोट कीजिए कि कितना मैंने टारगेट रखा था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इस मोड में जब रहेंगे तो फिर ये समस्या, जैसे मुझे दुनिया भर की समस्याएं आई, आज तक ये समस्या नहीं है कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ और मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। होता है बीच में कुछ दिन, नॉर्मल है, लेकिन अगर आप डायरी लिखते हैं, अपनी कमियाँ उपलब्धियाँ नोट करते हैं, अपनी समीक्षा करते हैं, तो फिर ये दिक्कत नहीं आती है। ये बहुत आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ है नहीं। जी, प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज सूचना क्रांति के युग में हमारे पास इतना है कि ये करो ये करो ये करो सब करो, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि सब करने के बीच में हम क्या ना करें कि सफल हों यूपीएससी की दुनिया में। ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब
आज के ज़माने में पहली बार ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस में समझाऊं, मैंने 1995 के आसपास 1998-9 2000 में पीएचडी किया और टॉपिक ऐसा था कि जो विदेशी साहित्य के बारे में था। मुझे रिसर्च करने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि चीज़ें मिलती नहीं थी। और आज जब मैं रिसर्च करता हूँ फ़ोन पे, वो सारी चीज़ें जो ढूंढने में कई महीने लग गए थे वो सारी तुरंत सामने आ जाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल होना बहुत वरदान है। बस ये कि जब वरदान ज़्यादा होता है तो संभालना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर, थोड़ा सा अपने फ़ोन में कुछ बैरियर्स या एप्स ऐसे लगा के कि आपको वो रोक सके, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस को नाम फिक्स कर लीजिए, उनको यूज़ करते रहिए। मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको वरदान है कि दुनिया की सारी सूचनाएं आपके एक बटन पे उपलब्ध हैं। ये वरदान हमें उपलब्ध नहीं था, आपको है। इसको एंजॉय कीजिए, इससे परेशान मत होइए। हरी एंजॉय करने वाली बात। प्रणाम सर, मेरा नाम आस्था है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जीवन में एक संगतकार की क्या अहमियत होता है, एक संगतकार का, और आपके जीवन का संगतकार कौन है? ये आपसे तरुणा मैम के बारे में जानना चाहते हैं। संगतकार तो ज़रूरी है। अगर आप अकेले हैं तो यात्राएं बहुत लंबी नहीं हो पाती हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। किसी किसी की ज़िंदगी में संगतकार की वजह से बड़ी सफलताएं मिलती हैं। जैसे मैं जब मनोज और श्रद्धा की ज़िंदगी देखता हूं तो उसमें कुछ अलग तरीके की चीज़ें हैं। कुछ बहुत सफल लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में संगतकार नहीं हैं, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तब भी सफल हैं। तो संगतकार ज़रूरी नहीं है कि आपका जीवन साथी हो, कोई और भी हो सकता है, उनके ज़िंदगी में कोई और होगा। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में एक या दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, रूह का रिश्ता है, जहां आप बिना अपने आप के ऊपर कवर लगाए खुद को व्यक्त कर सकते हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये बात सही है। और मेरी ज़िंदगी में संगतकार हैं, मेरी पत्नी भी हैं और भी कुछ दोस्त हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जनरली मुझे अच्छी संगति मिली है ज़िंदगी में। और एक संगतकार ये बैठे मेरे साथ में, ये मेरे छोटे भाई भी हैं। और आजकल मैं जब भी किसी नई समस्या में फंसता हूँ तो मैं सीधे इनको फ़ोन करता हूँ, ये मुझे एडवाइस करते हैं, मैं छोटे भाई की बात को मान लेता हूँ। रजत, जैन सर, मैं आऊंगा, तुम लोगों के पास आऊंगा। जैन सर, मेरा नाम नमन श्रीवास्तव है। थोड़ा माइक क्लोज रखिए अरुण। जैन सर, मेरा नाम नमन श्रीवास्तव है। सर, आजकल एक क्वेश्चन बहुत सता रहा है कि सर मानस में एक जगह लिखा हुआ है, हुई है सोई जो राम रचि रखा, और दूसरी जगह नारद जी पार्वती जी से कहते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हुमेट सकें त्रिपुरारी। सर, इसमें कर्म और भाग क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है? तो दोनों में से प्रेफरेंस किसको दी जाए आपके हिसाब से? अगर आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग रेफरेंसेस आते हैं। एक आध जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो ईश्वर ने तय किया है। एक और स्थान पर उसी पुस्तक में वो ये भी कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कि जो कुछ भी जीवन में है सब विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी की अच्छी बात यह है कि वो उस दौर के ऐसे महान लेखक हैं जो अपने कन्फ्यूज़न को खुल के जाहिर करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात, गहरी बात आपने पूछी है तो उत्तर थोड़ा सा लंबा दे के समझाता हूँ। इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि हमारी सफलता में भवितव्य या विधि या भगवान का कितना हाथ है। हम में से किसी को नहीं पता। हम सब तुक्के लगा रहे हैं। हम में से किसी को ये भी नहीं पता कि भगवान है या नहीं, हम सब तुक्के लगा रहे हैं। आस्तिक होना, नास्तिक होना, दो तुक्के हैं जिनमें से एक आपने चुन लिया है, और दोनों बराबर के तुक्के हैं। हमें कुछ नहीं पता है। जब कोई आपसे कहे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं आप नहीं कर सकते हैं। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरा जन्म वहाँ पर नहीं हुआ। मैं कुछ भी कर लूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी पंप चलाए, मैं नहीं बन सकता। मैं अपनी उम्र कम नहीं कर सकता। हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं हम सबकी ज़िंदगी में जो हमारे हाथ में नहीं हैं। लेकिन
ये बात भी सही है कि जो लोग बहुत अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सफल होते हैं। अगर विराट कोहली उतनी मेहनत ना करता तो विराट कोहली ना बनता, ये बात भी सही है। इसलिए सच बात है कि हम सबको नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में भाग्य, नसीब, ईश्वर की भूमिका कितनी है। जब नहीं पता तो हम एक काम करते हैं, हम कोशिश करेंगे भरपूर, और उस कोशिश के बाद कुछ बड़ा हो जाए तो ईमानदारी से मान लेंगे उसमें सिर्फ मेरी भूमिका नहीं है, कुछ भूमिका या ज़्यादा भूमिका और चीज़ों की भी है। तो तुलसीदास जी बहुत सच कह रहे हैं। वो भी कन्फ्यूज्ड हैं कि भगवान के करने से हो रहा है या मेरे करने से हो रहा है। सच ये है कि दोनों भूमिकाएं हैं, दोनों को मान लीजिए। क्यों आइदर और में जीना है, अथवा में जीना ही क्यों है, ये है या वो है, दोनों हैं, दोनों का महत्व है, ऐसे चलेंगे। कुलदीप यहाँ पे थे, कहाँ गए? हाँ, उमंग पीछे। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम जीशान है, मैं देशबंधु कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। सर कभी कभी पढ़ते टाइम, चाहे वो कॉलेज का सिलेबस हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस हो, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है जो कि सबके साथ कॉमन है। और मैं जैसे घर से दूर रह रहा हूँ, यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ हूँ, तो ऐसा फील होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। तो उस एंजाइटी की वजह से बहुत गंदा महसूस होता है, उससे कैसे उभरा जाए? अरे भाई, आपकी उम्र में घर से दूर सब जाते हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। और घर से दूर होना बहुत बड़ा वरदान भी तो है। आपकी उम्र का बच्चा घर में रहे तो आपके लिए मुश्किल है, पेरेंट्स के लिए मुश्किल है। तो आप दिल्ली आए हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, और यदि एंग्जाइटी सिर्फ ये कि मैं घर से दूर हूँ, तो दोस्त बनाओ अच्छे अच्छे, कि आप तक घर ही बन जाए नया, और कम से कम दोस्त तो बना ही सकते हैं। और इसमें चिंता वाली क्या बात है? और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ है, तो घर से निकलना ही पड़ेगा। एंग्जाइटी छोटी मोटी बातें हैं, सबको होती हैं, बहुत तनाव मत लीजिए। जब तक एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर जैसा ना बनने लगे, आपके शरीर में दिक्कतें ना आने लगे, तब तक एंग्जाइटी सामान्य बात है, उसको इतना हाइप नहीं करना चाहिए, नॉर्मल है। जी दीपक, थोड़ा किनारे जाइए, उधर जो लोग किनारे हमारे दोस्त। अरे तुम लोग खड़े रहो, तुम लोग हिलोगे तो नहीं बैठ पाएंगे, वहीं डटे रहो, वहीं डटे रहो। जाइए दीपक, जाइए दीपक जी। अब आपके ऊपर ये मुश्किल चुनाव है कि किसको माइक देंगे। एक आ रहे, इतना हल्ला ना मचाओ कि हम उनको वापस बुला लें। हेलो हाँ, हेलो सर, विकास दिव्यकीर्ति नाम है सर। मैं आपको बहुत दिन से फॉलो करता हूँ, आपको जानता हूँ, आपको सुनता हूँ, लेकिन समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन एक समस्या मेरे को वो छूट नहीं रही है। जैसे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ ना, तो बीच में डिस्ट्रैक्शन होती है ना, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन, इन चीज़ों से बच नहीं पाता। सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इस वजह से कर नहीं पाते हैं। बताइए साहब, इसमें क्या बताऊं? सर देखो, गदर काटोगे तो हम दोबारा भेज नहीं पाएंगे, ठीक है? गुंडाई नहीं करनी है, आराम से खड़े रहना है। हाँ, उधर भी भेजेंगे, तसल्ली से खड़े रहो। देखो, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन तो मतलब जेन्युइन समस्या है। मैं अभी करीब 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पे पहली बार आया, और मैंने अपने बच्चों से कई बार कहा कि इंस्टा मत देखा करो या कम देखा करो, ज़्यादा मत देखो। और जब मैंने इंस्टा का अकाउंट बनाया 2-3 महीने पहले, एक दिन मैं देखने लगा, मैं 2 घंटे देखता रहा। तो मुझे समझ में आया कि ये दिक्कत बहुत गंभीर है ये हल्की फुल्की दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो सॉल्यूशन निकाला इसका, मैंने जो समाधान किया, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंस्टा पे वो देखूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले, कुछ फ़ायदा मिले, न कि वो जिससे केवल नयन सुख या मन सुख मिले, कुछ फ़ायदा मिले। एक तो ये है, एक तो ये। दूसरा, मैंने अपने फ़ोन पे सेटिंग्स में जाके अपनी ऐप्स का टाइम फिक्स कर दिया है। तो इंस्टाग्राम का टाइम एक दिन में 1 घंटा फिक्स है। जैसे ही 50 मिनट होते हैं नोटिफिकेशन आता है, 10 मिनट बचे हैं, 5 बचे हैं, 2 बचे हैं, 1 घंटे बाद बंद हो जाता है। उसके बाद मैं चाहूँ तो भी नहीं देख सकता हूँ, मतलब देख सकता हूँ, लेकिन मैं उस प्रोसेस में नहीं जाता हूँ। तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, और अच्छी रील, अच्छी पोस्ट जिससे फ़ायदा हो वो देखिए।
एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसके चलते हो सकता है कि हमें सत्र रोकना पड़े, और उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। तमाम चेतावनियों के बावजूद फिर से लोग स्पीकर के ऊपर चढ़ गए हैं। क्या भैया, कौन सी भाषा में समझ में आएगा लाडले? धरती अरबों वर्षों से तुम्हारा बोझ उठा रही है, धरती पर टिके रहो। चढ़ना है तो सीढ़ी लगा के आसमान पे चले जाओ। देखो इनको, वाह। थोड़ा स्पीकर से दूर रहिए भाई साहब, स्पीकर टूट जाएगा। कल एलईडी पैनल तोड़ के गए हो, हैं? क्यों खर्चा बढ़ा रहे हो? हाँ, क्या कुछ नहीं सुनाई दे रहा है इतने शोर में, सिर्फ समय जा रहा है। जी हरी, हेलो हरी, हेलो हाँ नमस्कार विकास सर। थोड़ा माइक, हाँ बोलिए। नमस्कार विकास सर, मेरा नाम दुर्गेश है सर। मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ सामने से, तो बहुत खुशी हो रही है। और हाँ ठीक है, पहली बोलिए। बार देख रहे हैं, आपको बड़ी खुशी हो रही है जी। शुक्रिया शुक्रिया। सर आपने बहुत सारा ज्ञान दिया है हम लोगों को, जिसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। सर मेरा सवाल नहीं, आपसे एक शिकायत है, एक छात्र होने के नाते। सर शिकायत यह है कि आपने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है खुद का, उस पर आपने ये वादा किया था कि मैं 1 महीने में दर्शन और राजनीति जैसे विषयों पर मतलब वीडियो डाला करूँगा। और सर मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कामों में, इस वजह से आप वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। पर उस वीडियो से हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बताइए साहब, आपने अपना पिंकी प्रॉमिस क्यों तोड़ा? क्यों दर्शन राजनीति पर हर महीने वीडियो नहीं डाल रहे हैं? बताइए। आज से 25 साल पहले मैं ऐसे ही एक सेशन में ऑडियंस में बैठा हुआ था, तो स्पीकर से किसी ने यही सवाल पूछा, तो उसने एक शेर सुनाया, मैं आपको वही सुना देता हूँ। उसने शेर ये सुनाया, मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का। मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। लेकिन ये तो एक मजाक हुआ। मैं दरअसल पिछले 5-6 महीने ज़्यादा व्यस्त रहा हूँ सच में। दिसंबर के एंड तक व्यस्तता थोड़ी सी है क्लासेस की। मैं फिर से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जनवरी से आप लगातार कुछ वीडियोस देखेंगे। दिसंबर तक के लिए माफ़ कर दीजिए। और जो विकास सर नहीं कह रहे हैं वो ये है कि विकास सर एक्टर के तौर पर थोड़े बिजी थे। जनता ये जानना चाह रही है कि एक्टिंग के और भी ऑफर हैं। जनता नहीं जानना चाह रही। जी निखिल, आएंगे 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 आएंगे। हेलो, हाँ बोलियो। जय हिंद सर, मेरा नाम विशाल वर्मा है। मैंने एक नाटक पढ़ा है, मोहन आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का। उसमें शायद मल्लिका कालिदास से कहती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण 1/3% से होता है और बाकी 2/3% प्रतिष्ठा से उसकी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये सर वर्तमान में कितना प्रासंगिक है? पहली बात तो उसमें 1/3, 2/3 नहीं है, 1/4, 3/4 है। क्योंकि आषाढ़ का एक दिन नाटक में मोहन राकेश ने बड़ा अच्छा वाक्य लिखा, व्यक्ति की प्रतिभा 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, 3/4 तो परिस्थितियों से होता है। मैं 100% सहमत इस बात से हूँ। और मैं थोड़ा और आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का 100% उसकी परिस्थितियों से बनता है, उसमें उसकी भूमिका 0 के आसपास होती है। और यदि आज मैं इस लायक हूँ कि मंच पे बैठा हूँ, सौरभ इस लायक है कि मंच पे बैठे हैं, अगर सौरभ अपने घर से निकल के कानपुर ना जाते और कानपुर से JNU ना आते तो वहाँ बैठे होते, और मैं हरियाणा से निकल के दिल्ली यूनिवर्सिटी ना आता और 1000 झंझट मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मैं भी वहाँ बैठा होता। हम सब की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कल को आप बैठेंगे। दुनिया ऐसी चलती है। ये एक सेकंड पहले, उधर स्पीकर में क्या चुंबक लगा है क्या? मतलब स्पीकर में चुंबक लगा है, पर तुम्हारे भीतर कितना लोहा है जो वहां चले जाते हो बार बार?
ये जो सफेद कमीज में भाई साहब हैं बिल्कुल बानर की तरह ऊपर चढ़े हैं, इनको दे दो माइक। अरे आ रहे हल्ला नहीं। हाँ वहीं पकड़ा दो माइक। मैं आऊंगा, आप लोगों के पास आऊंगा। जी पूछिए। सर मेरा नाम सुफियान आलम है। तुम किसी के कंधे पे चढ़े हो क्या? जरा सामने से हटिए, हम देख ले कौन तुम्हारा महाबली है। सामने से हटिए जरा। अरे हटिए, सामने से हटिए। पंडित है सर, पंडित, इसका नाम पंडित है। आपके शहर से, बुंदेलखंड से है सर। सर ये बुंदेलखंड के लोग ही हैं जो इतने मजबूत कांधे के साथ को आसमान दिखा। पूछिए। सर आपको देख के आज सामने बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसी कॉलेज से हूँ जहाँ से आप पढ़े हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज से। सर सवाल ये है वो अपने कि दोस्त के कंधे पे बैठा। सर सवाल ये है कि आपने अपने उसमें ललन टॉप अड्डे पे गए, ललन टॉप के शो में गए थे आप सर, तो आपने बताया था कि मैं कॉलेज से निकल के घर की स्थिति खराब हो गई थी तो मैंने बिजनेस भी किया था और उसको सक्सेस भी कर लिया था। उसके बाद यूपीएससी में गए, उसके बाद यूपीएससी भी क्रैक कर लिया। मेरा सर एक ही पॉइंट है कि सर आपने बिजनेस किस तरह से किया और उसको सक्सेस भी कर दिया। मैं सर अभी तक जूझ रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। जी समझ गया सवाल। माइक दे दीजिए। एक सर सवाल आपसे सर एक सवाल ये जानना था सर कि ये इतने सारे गेस्ट आपने बुलाए हैं तो ये शिफ्ट कैसे करते हैं कि पहले विकास देवी कीर्ति को बुलाए, फिर अवध ओझा सर को बुलाए, फिर कैसे? ट्रेड सीक्रेट है, आराम से बता। सब चीजें बता देंगे तो फिर। जी तो भाई सबसे पहले जिसके कंधे पर आप बैठे हैं उसको शुभकामनाएं। और मुझे आइंस्टीन का एक वाक्य याद आ गया। उसने कहा कि मैं आइंस्टीन इसलिए बन पाया क्योंकि मैं न्यूटन के कंधे पर बैठा हुआ हूँ। अगर न्यूटन ना होता तो मैं वही बता रहा होता जो उसने बताया था। मैं आगे बढ़ पाया क्योंकि मेरे कंधे के नीचे न्यूटन बैठा हुआ है। बहरहाल आपने कहा कि मैंने 20 की उम्र में बिज़नेस किया, सफल हुआ, फिर यूपीएससी किया, सफल हुआ। हाँ मैंने बिज़नेस किया था, पहले नौकरी की फिर बिज़नेस किया। और मुझे नहीं लगता कि बिज़नेस करना कोई इतनी मुश्किल चीज़ है कि कोई सफल ना हो सके। कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ, थोड़ी पेशेंस के साथ हार्ड वर्क कर ले तो सफल हो सकते हैं। इस पर कभी विस्तार में बात करेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ। कोई भी सफल हो सकता है। दीपक माइक लेके आगे आइए। जी उमंग हाँ। हेलो। तुम हो यहाँ? हाँ उमंग जी नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है, रोहित पटेल। हेलो जी नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है, रोहित पटेल। देखिए आप नारे लगा रहे हो, समय आपके हिस्से से जा रहा है। जी पूछिए। जी नमस्कार सर। हाँ पूछिए। मेरा नाम रोहित है, रोहित पटेल। सर मेरा सवाल ये है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान यूपीएससी का एक बहुत लंबा सिलेबस है और एक बारी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज करने में एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छा रिवीजन शेड्यूल कैसा होना चाहिए और क्या एक टाइम पर हमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या 2-3 सब्जेक्ट का मिला करके रिवाइज करना चाहिए? धन्यवाद सर। ये हर व्यक्ति का अपना तरीका है। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं एक बार में एक विषय पढ़ता था, 24 घंटे जब भी पढ़ूंगा एक ही विषय पढ़ूंगा। पर ऐसे कई लोग हैं जो 2-3 विषय साथ साथ पढ़ते हैं। अपने आप से पूछिए, जैसे आपकी नेचर है वैसे पढ़िए, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वभाव के हिसाब से पढ़िए, वो सबसे अच्छा रहेगा। जी प्रशांत आगे। इनको बहन जी को माइक दीजिए। हाँ ये कुर्सी है इनको हाँ जी। नमस्कार सर। इतिहास एक बहुत रोचक विषय है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसे प्राइमरी स्कूल मतलब मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में सिर्फ पास करने के लिए पढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो मौजूदा सिलेबस है वो पर्याप्त है या उसे और रोचक बनाए जाने की आवश्यकता है? क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं जी इतिहास के लिए और मैं चाहती हूँ कि वो अपना भविष्य इतिहास के आलोक में देखें। देखिए इनका सवाल इतिहास विषय को लेके है कि इतिहास विषय बोरिंग होता है, कैसे उसको रोचक बनाएं। मैं अभी जो बाहर बैठा हुआ था, इनके क्या रूम बोलते हैं उसको, स्पीकर लाउंज में, मैं पहले जब यात्राओं पर निकलता था तो मैं अपने फ़ोन में बहुत सारे वेब सीरीज़ डाउनलोड कर लेता था और वो देखते हुए जाता था लंबी यात्राओं पे। मुझे एक समय के बाद लगने लगा कि वेब सीरीज़ देखना टाइम की वेस्टेज है, उसमें कुछ ऐसा नहीं मिलता कि जो मैं खुश हो सकूं। तो मैंने पिछले 1-2 महीने से नया तरीका निकाला।
अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ललन टॉप के मंच पे बैठा हूँ या ये मेरे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आज मैंने जब इनकी टीम को कहा तो भरोसा नहीं कर रहे थे, मुझे दिखाना पड़ा उनको। ललन टॉप पे एक प्रोग्राम आता है तारीख नाम का, और मैंने पिछले कुछ दिनों में उसको इतना देखा। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी किसी यात्रा पे जाता हूँ उस प्रोग्राम के एपिसोड्स बहुत सारे डाउनलोड कर लेता हूँ और रास्ते भर देखता हूँ। और फिर मैंने 3 दिन पहले सौरभ को मैसेज किया कि भाई तुम्हारी टीम में 2 लोग हैं, एक निखिल है, एक दिव्यांशी है, मुझे इन दोनों का नंबर भेजो, मैं उनको प्रशंसा करना चाहता हूँ कि वो बड़ा अच्छा प्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम को। पर इन्होंने भेज दिया। मैं संयोग से बात कर नहीं पाया, तो आज दोनों से मिला। मैंने दोनों से कहा कि आपने कितना अच्छा काम किया। फिर जो बच्चा वो शो लिखता है कमल में, कमल नाम है ना, हाँ, कमल भट्ट, उससे मिला और मैंने उनसे कहा, मैं आपको 3 मैसेज बताता हूँ पिछले 7 दिन के। कमल को आज मैंने कहा कि तुमने इतिहास को इतना आसान और आम आदमी के नज़दीक पहुँचा दिया है, ये एहसान हिंदी समाज भूलेगा नहीं। दूसरा, मैंने 7 दिन पहले सौरभ को मैसेज किया। जनरली हम लोग बात करते हैं, तारीफ़ नहीं करते एक दूसरे की, वैसे बात करते रहते हैं। हमारा रिश्ता भाई वाला है, छोटे भाई बड़े भाई वाला है, तो औपचारिक बातें बहुत कम होती हैं। मैंने 7 दिन पहले विशेष मैसेज किया इनको। एक इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में जवाब तो जो थे सो थे, सवाल इनके बड़े गहरे थे। और मैंने इनको लिखा, वही लाइन दर लाइन बताता हूँ। मैंने कहा, भाई सौरभ तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, तुमने जेएनयू के स्तर की पढ़ाई लिखाई को आम भाषा में हिंदी समाज तक पहुंचा दिया है, और ये एहसान हिंदी समाज पर हमेशा रहेगा, ललन टॉप का और तुम्हारा। और उसके एकदम बाद अगली फ्लाइट में था तो मैंने एक और वीडियो देखा, डाउनलोड किया हुआ था। किन्नर समाज का पहली बार मैंने इंटरव्यू देखा, जो इनकी टीम के एक मेंबर हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अभिनव ने लिया था। मैंने अभिनव को मैसेज भेजा, मैंने कहा कि किन्नर समाज को लेकर बाकी समाज में जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है, तुम्हारा ये एक वीडियो किन्नर समाज को बाकी समाज के कितना नज़दीक ले आएगा, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है, और ये तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा वीडियो साबित होगा। ये मैंने उसको लिख के भेजा 4 दिन पहले। तो मेरा आपको जवाब ये है, इतिहास को किताब से पढ़ना बोरिंग है। इतिहास को अध्यापकों से सीखना कई बार बोरिंग होता है, क्योंकि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत अच्छे टीचर्स बहुत कम हैं। उनमें से मैं नहीं हूँ, मैं खुद को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैसे बहुत कम हैं। लेकिन YouTube का फ़ायदा ये हुआ है कि YouTube पे आपको हर विषय के कुछ अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। तो आपके बच्चे इतिहास सीखना चाहें, उनको तारीख दिखाइए, उनको इतिहास के फिल्में दिखाइए। हमारे देश में जातीय अन्याय दिखाना हो तो जय भीम फिल्म दिखाइए, आर्टिकल 15 फिल्म दिखाइए। जब आप फिल्मों से दिखाएंगे इतिहास को तो उसकी बात अलग होती है। ब्रिटिश इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना हो तो क्राउन नाम की एक सीरीज़ है, यूके ने बनाई है, वो सीरीज़ दिखाइए और आप पाएंगे कि इतिहास, मैं इतिहास ऑनर्स मैंने DU से किया, पढ़ा नहीं था उस समय क्योंकि मुझे रुचि नहीं थी उस समय। और आज मैं मानता हूँ कि जिसने इतिहास को ठीक से जम के नहीं पढ़ा है उसका भविष्य नहीं है, उसका भविष्य नहीं। जी, एक छोटा सा चेंज है। मैं एक अवार्ड कमेटी का जूरी का मेंबर था, तो मुझे जाना है। आगे की बातचीत मेरे सहयोगी अभिनव करेंगे सर से। इनको विधायक जी को आवाज लगाइए, आइए। आएंगे सब। जी, और दो सूचनाएं और हैं। जो लोग साहित्य वार्षिकी दिखा रहे हैं, मैं अपना कॉल भूला नहीं हूं। आप में से जिसने भी साहित्य वार्षिकी खरीदी है, मैं उससे मिलूंगा, उसके साथ फोटो खिंचवाऊंगा कार्यक्रम पूरा होने के बाद। आप में से जो भी सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, मैंने कह दिया साहित्य वार्षिकी खरीदी है, मैं आपसे सेल्फी खिंचवाऊंगा, बिल्कुल सीधा। पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, अरे सुन लो यार। दूसरी बात, विकास देवी कीर्ति जी का सत्र जब पूरा होगा उसके बाद डॉक्टर तारिक फैज़ हैं, MBBS की पढ़ाई की है, अपने पूरे ग्रुप के साथ आए हैं, MBBS डॉक्टर हैं, कमाल की कव्वाली करते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस है, और चूंकि मेरे बड़े भाई विकास देवी कीर्ति जी को कव्वाली बहुत पसंद है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो भी कुछ सुन के ही जाएंगे। तो आप लोग अपनी अपनी सीटों पर सधे बैठे रहिए।
आगे की बातचीत को अभिनव आगे बढ़ाएंगे और मैं फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। जी आते हैं, सब पे आएंगे। कुछ सवाल इधर से भी पूछ लिए जाए, आप लोगों पे शोर शराबा मत कीजिए। हाँ ठीक है, आते हैं, सब पे आएंगे। तो सर मैं थोड़ा सा अपने भी सवाल ले लेता हूँ, फिर पब्लिक पे जाऊँ। पहले जो गुरु शिष्य परंपरा थी और अब की जो परंपरा है उसमें क्या कुछ बदलाव आया है? लोग कह रहे हैं कि अब टीचर भी यूट्यूब पे आ गए हैं और वो वहाँ से सेलिब्रिटी बन गए हैं और वो वीडियोस भी कीवर्ड के आधार पे आते हैं। तो क्या पढ़ाई भी अब कीवर्ड के आधार पर होगी? मतलब टीचर से सेलिब्रिटी बनना, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छा लक्षण है। बहुत, इसलिए नहीं कि मैं उनमें से हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक सेशन में बात कही पहले भी कि किसी समाज का भविष्य इस बात से तय होता है कि वो समाज अपने हीरो के रूप में किसको देखता है। हमारे समाज में हीरो फिल्म अभिनेता हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं। टीचर्स हमारे समाज में पहली बार हीरो के रूप में उभर रहे हैं, और जिस समाज में टीचर हीरो बनने लगता है इसका मतलब शिक्षा की वैल्यू बढ़ रही है, और शिक्षा की कीमत बढ़ रही है इसका मतलब है कि समाज के आगे बढ़ने के लक्षण बेहतर हैं। तो मैं तो खुश हूँ कि पहली बार टीचर्स को इतना सम्मान कोई दे रहा है, अच्छी बात है। और टीचर्स कीवर्ड के आधार पर आ रहे हैं तो ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ना है, आपने टॉपिक को कीवर्ड में सर्च किया तो सभी टीचर्स या सभी और वीडियो सामने आ गए, आपने सबको सुन लिया तो आसानी से पढ़ाई हो जाती है, तो अच्छी बात है। सर मैं थोड़ा अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सवाल पूछना चाहता हूँ। आजकल जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो जातीय अस्मिता और जातीयता का है। मैं जब गांव में घूम रहा था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो मैं ऐसे गांवों में गया जहां मैं देखा कि लोगों को अभी भी पानी नहीं पीने देते, लोगों को अभी भी लोग छुआछूत मानते हैं, लोगों के पास घर नहीं है। तो क्या हमारी सरकारें इतनी विफल रही हैं या फिर ये चीज़ें समाज दूर करेगा तभी ये जाएगा? इनका अभिनव का सवाल ये है कि कुछ ज़िलों में गए, गांवों में गए जहां अभी भी जाति के आधार पर इतना उत्पीड़न है कि कई लोगों को पानी पीने का अवसर नहीं मिलता है, तो ये कैसे ठीक होगा? राज्य क्यों नहीं ठीक कर पाया? क्या समाज ठीक करेगा? मेरा उत्तर ये है कि जाति भारत से खत्म हुई नहीं है, और यदि मैं समाजशास्त्र के बड़े आचार्यों की बात करूं तो उन्होंने कहा भी है अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तब भी जाति को खत्म होने में 1000 साल लगेंगे, उससे कम में खत्म नहीं होने वाली है। जाति खत्म होती है अलग अलग स्थान, जैसे यहाँ है, यहाँ जो भी लोग बैठे हैं उनमें से किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि साथ वाला व्यक्ति किस जाति का है, क्योंकि अब बड़े शहर में है, दिल्ली में है। पर शादी की बात होगी तो फर्क पड़ेगा। तो शहरों में जाति शादी की बात पे आती है, गांवों में बैठने पे भी आती है, और दूर के गांवों में देखने पे भी आती है। एक लंबा प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का। धीरे धीरे जाति खत्म होगी और हम सबको अपने हिस्से की भूमिका निभानी है, वो हम निभा लें तो समय के साथ चीज़ें ठीक होंगी। और मेरा ख्याल है कि मीडिया और ललन टॉप जैसे चैनल्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ बढ़िया फिल्में अगर ऐसी हों तो धीरे धीरे हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, और उसमें अपने हिस्से की भूमिका हम सबको निभानी चाहिए। अच्छा, चुनाव भी जो हमारे यहाँ होता है वो जाति के मुद्दे पर होता है अक्सर, और एक बड़ा चुनाव आने वाला है 2024 का। हर बार चुनाव आता है तो उसका बजट बढ़ जाता है। तो ये जो आने वाला चुनाव है 2024 का, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं और इस चुनाव के रास्ते भारत का भविष्य आप किस दिशा में देखते हैं? 2024 का चुनाव बहुत क्रूशियल है, और देखना ये है कि ये धर्म के मामले पे होगा या जाति के मामले पे या डेवलपमेंट के मामले पे। डेवलपमेंट के मामले पे चुनाव भारत में जीतना आसान काम नहीं है, इसलिए धर्म या जाति तो रोल प्ले करेगी। कुछ दल चाहेंगे कि धर्म के मामले पे ज़्यादा रहे, कुछ चाहेंगे जाति पे हो तो वो जाति जनगणना की बात करेंगे, कुछ लोग बताएंगे कि हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में है। डेवलपमेंट का मुद्दा भी साथ में होगा, पर आम तौर पर वो बैक स्टेज में रहता है। कोई खतरे में लगता है क्या आपको? मुझे नहीं लगता खतरे में कोई है, भारत में कोई खतरे में नहीं है, सब ठीक हैं, कोई खतरे में नहीं है। और खतरा तो ये परसीव्ड खतरा होता है, पॉलिटिक्स में इसकी महत्ता होती है। अगर केवल कमज़ोर जातियाँ पॉलिटिकल ग्रुप बनती तो हम कहते कि जो खतरे में हैं वो राजनीतिक ताकत बन गए।
पर ऐसा नहीं है, जो ताकतवर जाति हैं वो भी एक पावर बन जाती हैं। इसलिए हर जाति हर धर्म अपने अपने हिसाब से ग्रुप बनाता है, जो कि सामान्य बात है, दुनिया भर में ऐसा होता है, केवल भारत की बात नहीं है। एक अच्छी राजनीति तब होगी जब इलेक्शंस जाति धर्म के नाम पे ना हो, सड़क पे हो, पानी पे हो, बिजली पे हो, सुरक्षा पे हो, पर वो समय आने में टाइम लगेगा। अच्छी बात यह कि मैंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी देखा, राजस्थान में देखा, इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि कौन से मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कौन सी सब्सिडीज़ दी हैं। और यदि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की सब्सिडीज़ इलेक्शन को तय कर रही हैं, इसमें खुशी की बात है कि जाति और धर्म से ज़्यादा महत्व सब्सिडी का है, और सब्सिडी का मामला सीधे सीधे आर्थिक और विकास का मुद्दा है। ये सब संकेत हैं, और ये संकेत जैसे जैसे बढ़ेंगे हम कह सकते हैं कि हमारी राजनीति मैच्योर होगी और बेहतर होगी। 24 के चुनाव में और चीज़ें बदलेंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। कौन कौन ऐसा है जो यूपीएससी की पढ़ाई नहीं करता और उसके बावजूद विकास सर के वीडियोस देखता है? तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनसे ज़रा सवाल पूछा जाए। हाँ, इधर से आओ, ये वाइट टी शर्ट पूछो। हाँ पूछिए, आप पूछो आराम से, आराम से। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। आपकी सहजता ही आपको विकास दिव्य कीर्ति बनाती है। सवाल आपके जीवन के बहुत ही संवेदनशील हिस्से से है। एक बार आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा भ्रम टूटा जब मैंने अपनी माँ को खोया, मैं बोल नहीं पाया। आपने खुद को देखा एक हमेशा एक डिबेटर की तरह, जो हमेशा डिबेट करता है, स्टेज पर रहा है, हमेशा लोगों को मतलब हमेशा आपने लोगों का सामना किया। लेकिन वो फेस कैसा था जब आपने एक अपना ही हिस्सा खो दिया? मतलब कितना शॉकिंग था, क्या आप पर्सनल लॉस हुआ, कितना कॉन्फिडेंस, और उस फेज से आप कैसे बाहर आए? वो क्या सोच थी, वो क्या जोन था? देखिए, मेरे पेरेंट्स हरियाणा में थे, मैं हरियाणा में रहा। हरियाणा के लोगों को लेके एक भाव रहता है कि वो पत्थर वैसे भी होते हैं, ऐसा लगता है। ऊपर से मेरे पेरेंट्स आर्य समाज को मानते रहे हैं, बहुत आदर्शवादी किस्म के रहे। हमारे परिवार में इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। हम 3 भाई हैं, बहन कोई है नहीं। बहन ना होने से इमोशंस का एक्सप्रेस होना कम हो भी जाता है। इन सब चीज़ों से मुझे गलतफहमी हो गई कि मैं एक बहुत ही इमोशनलेस किस्म का आदमी हूँ, और मुझे लगा कि ठीक है, जो नियति है वो तो है ही। लेकिन जब तक मेरी माँ थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत कठोर और मजबूत व्यक्ति हूँ। जब उनकी मृत्यु हुई तो सच में मेरे लिए बहुत ही यूनिक अनुभव था कि मैं, ऐसी ही सभा थी उनकी मृत्यु के चौथे दिन, ये बात है 15 नवंबर 2018 की बात है, ऐसी सभा थी, श्रद्धांजलि सभा, इतने ही लोग थे। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मंच संभालो, क्योंकि मैं मंच पे अक्सर रहता हूँ। मैंने माइक ऐसे ही हाथ में लिया और मुंह से आवाज़ निकली ही नहीं काफ़ी देर तक। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, 4 दिन हो चुके थे उस बात को। 12 नवंबर को उनकी मृत्यु हुई थी, 4 दिन हो चुके थे, और मैं 4 दिन तक नहीं बोल पाया। उस दिन भी बड़ी मुश्किल से बोल पाया और लगभग आंसू निकले, कितने साल बाद। लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि ऐसी अनुभूतियाँ ही मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं मशीन बन जाऊँ। ठीक वैसा अनुभव आज से 2 दिन पहले हमें फिर से हुआ। हमारे घर में एक छोटा सा पेट हमारा था, उसका नाम चीकू था। कई दिनों से बीमार था, उसको कैंसर हो गया था। अब ये अजीब सी बात है, हमारे समाज में आम तौर पर किसी पालतू पशु को लेकर संवेदनाएं बहुत गहरी नहीं दिखती हैं। लोग कहते हैं कि कुत्ता ही तो था, पर जब आप किसी पेट को पालते हैं घर में, तो वो धीरे धीरे आपके घर का मेंबर बन जाता है। और 2 दिन पहले जब उसकी मृत्यु हुई, तो मैंने महसूस किया कि मेरी स्थिति कुछ कुछ फिर से वैसी हुई जैसी 5 साल पहले हुई थी। और मुझे 5 साल बाद फिर लगा कि मैं फिर से थोड़ा सा मनुष्य बन के बाहर निकला हूँ। और अच्छी बात क्या लगी, मेरा बेटा जो दूर पड़ता है, वो विशेष रूप से आया, 3-4 दिन यहाँ रहा, उसकी मृत्यु का भागी हुआ, परिवार को उसने संभाला। उसके बाद कल रात को अपने हॉस्टल वापस गया, और मैंने महसूस किया कि उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो परिवार में एक मृत्यु के पूरे प्रसंग को देखकर, महसूस करके, उस चीज़ को महसूस करे कि कैसे
जब कोई खोता है तो उस समय के अनुभव कैसे होते हैं। तो वो मेरे जीवन का सबसे यूनिक अनुभव है, अपनी माँ को खोने वाला, और मैं इसे ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा, ये बात सही है। रजत, एक आएंगे 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 रजत। नमस्कार सर। सर मेरा नाम विराट सिंह है, मैं सौरभ सर के पड़ोसी जिला झांसी से हूँ। सर मैं 2-3 मेरे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सर आपसे है। पूछिए, बस एक सवाल। नहीं सर, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे सर आप चुनाव लल्लन टॉप मध्य प्रदेश चुनाव यात्रा में गए, आपने जाति का बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया था, मैंने बहुत विशेषता में आपकी वीडियो देखता हूँ। मैं ये समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जाति आज इतने बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है कि उनका उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि सौरभ सर अभी मध्य प्रदेश में ही एक चुनाव यात्रा में थे, तो उसमें क्या था कि एक सज्जन बोल रहे थे कि गांधी जी को गोडसे ने मार दिया। तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, जैसे आज संविधान दिवस है 26 नवंबर, और ये सर विकास सर से मेरा क्वेश्चन है। 26 नवंबर को सर, जैसे जब भारतीय संविधान जब से लागू हुआ और जब से बात हुई भारतीय संविधान की, इतने 75 सालों में भारतीय समाज में भारतीय संविधान को लेके क्या बदलाव हुए, और बदलाव हुए हैं अगर, तो ये जो गोडसे जैसी बातें लोग करते हैं, गोडसे ने गोली मार दी गांधी जी को, और जातिगत जो जितना भी भेदभाव है, ये सारी चीजें, जाति के प्रश्न पे मैं बता देता हूं कि ये जो भेदभाव है इसे हमें आपको मिलकर ही खत्म करना है, तभी ये विभेद जाएगा। बाकी सबको एक बराबर समझिए, सब आपके साथ हैं। गांधी गोडसे वाला जो सवाल की एक व्यक्ति मिला, बोले गांधी को गोडसे ने ठीक मार दिया, और संविधान पे आप आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, 26 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान पर साइन किए थे, और संविधान का कुछ हिस्सा, कुछ आर्टिकल आज से लागू हो गए थे, बाकी 26 जनवरी को पूरा लागू हुआ था 1950 में। इनका सवाल है कि संविधान को 75 साल हो गए, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि गोडसे ने गांधी को मारा, अच्छा किया। देखिए, किसी भी समाज में हर तरह के लोग होते हैं। एक संविधान लिख देने से हर व्यक्ति संविधान पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। जो पढ़ेगा उसको महसूस करेगा, ऐसा नहीं होता। समय लगता है, पीढ़ियां लगती हैं। जाति व्यवस्था को बनने में और विभत्स होने में कई हजार साल लगे, तो समाधान में 75 साल ही होंगे, ऐसा क्यों है? समाधान में भी टाइम लगता है। और कैंसर जितना गहरा होता है, कीमोथेरेपी उतनी लंबी चलती है, लंबे समय तक चलता है। हमारे समाज में अधिकांश व्यक्तियों को अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती है, ये बात हम सब जानते हैं। और जिसको अच्छा पढ़ने लिखने को नहीं मिलता है, वो व्हाट्सएप को ही विश्वविद्यालय मानता है। और व्हाट्सएप पे अगर कोई वीडियो आ गया जो कहता है गोडसे ने गांधी को मारा, अच्छा किया, वो बेचारा वही सुन के आगे बढ़ता है। उसकी गलती नहीं है, उसे जो इनपुट्स मिले उनकी गलती है। और एक आखिरी एग्जाम्पल, इस देश में किसी से पूछिए कि क्या महिलाओं की दुर्दशा के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं, सब कहते हैं हाँ, क्योंकि सास और बहू की जो दिक्कत आपस की है, बहू को दिक्कत सास से है, ससुर से तो नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जब आप एक पुरुषवादी ढांचे में होते हैं तो सास और बहू दोनों को ज्ञान उस सिस्टम से मिलता है। वो महिला की शत्रु नहीं होती है, पर उस महिला को जो इनपुट्स मिले ज़िंदगी भर, वो ऐसे हैं कि उसको लगने लगता है कि मेरी दुश्मन यही है। और इसलिए सदियां गुजर जाएंगी, उसके बाद जाके वो समझदारी पैदा होती है, जब हम समझते हैं कि महिलाओं की शत्रु नहीं हैं। गोडसे ने गांधी की हत्या करके अच्छा नहीं किया। गोडसे जी का विरोध था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पूरा हक था विरोध करने का, उनकी विचारधारा अलग थी, अपनी बात रखने का हक था। पर किसी की हत्या करके अपनी बात रखना, और वो भी महात्मा गांधी की हत्या करके बात रखना, मैं तो जीते जी कभी नहीं मान पाऊंगा कि महात्मा गांधी की हत्या अच्छा काम था, सवाल ही पैदा नहीं होता। विरोध करने का हक था, सबको है, मुझे भी, आपको भी है, पर हत्या करने का हक कैसे मिल जाएगा? गलत। आखिरी सवाल, दीपक, एक सेकेंड, उधर। हेलो। आखिरी सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम दिविज है और मैं एक लॉ का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आरक्षण शुरू हुए करीब 75 साल हो गए हैं, फिर भी आज समाज में एक समाज एक जैसा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आरक्षण में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, या आरक्षण अब इकोनॉमिकल बेसिस पे होना चाहिए? आरक्षण पे सर ने एक लंबा चौड़ा वीडियो बना रखा है 3 घंटे का, उसको देखिए, बहुत लंबा जवाब है इसका।
वो समय लगेगा, आप थोड़ा आगे कुछ करें। एक वाक्य में 3 सवाल आपके हैं, एक वाक्य में जवाब देता हूं। आर्थिक आधार पर आरक्षण जाति की समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो पर्याप्त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण के सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स करना सच में ज़रूरी है, मैं उसके पक्ष में हूँ, रिफॉर्म्स होने चाहिए। नंबर 3, रिफॉर्म्स के बावजूद आरक्षण की व्यवस्था लंबे समय तक चलाने की ज़रूरत है, चलाना चाहिए। आपने बहुत धैर्यपूर्वक विकास सर को सुना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।